चाणक्य और चंद्रगुप्त की 70वां एपिसोड। गुलामों का मालिक अपने गुलामों पर लगातार कोड़े बरसा रहा था। इसी बीच मन्ना देव ने वहां आकर उसके कोड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। मन्ना देव क्रोध में भरकर बोला, बद्री, तुम्हारे भीतर का इंसान मर चुका है या तुम ये भूल चुके हो कि ये भी तुम्हारी हमारी तरह इंसान है? इनके साथ इस तरह का व्यवहार, अरे कोई जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। बद्री और मन्ना देव दोनों ही गुलामों के मालिक थे। गुलामों की खरीद फरोख्त के व्यापार में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी। वे दोनों यहां व्यापार के सिलसिले में आए थे। बद्री के मन में हमेशा से इस व्यापार में मन्ना देव से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन आज तक बद्री कभी भी मन्ना देव से आगे नहीं निकल पाया। और इसका एक कारण था वो एक बदलाव जो मन्ना देव के जीवन में चाणक्य से मिलने के बाद आया था। उस दिन के बाद मन्ना देव ने व्यापार करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपने गुलामों को अपनी असली पूंजी मानना शुरू कर दिया था। आज भी वो उस बाजार में गुलामों की खरीदारी करने ही आया था। बद्री मन्ना देव द्वारा इस तरह कोड़े को पकड़ लिए जाने से सख्ते में आ गया था। वो कोड़े को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, मन्ना देव, ये मेरे गुलाम है, इनके साथ मैं जैसा चाहे व्यवहार करूं। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मन्ना देव बोला, इन गुलामों का होने वाला मालिक तुम्हें याद भी है या भूल गए कि इन गुलामों को कल मैं तुमसे खरीदने वाला हूं, और तुम यहां व्यापार करने आए हो तो शांति से व्यापार करो। भरे बाजार इन गुलामों का तमाशा बनाकर तुम अपनी ही छवि खराब कर रहे हो। मन्ना देव की बात सुन बद्री का खून खौल उठा। वो गुस्से में बोला, मुझे छवि से ज्यादा अपने सिक्के प्यारे हैं और उन्हें ही देकर मैंने इन्हें खरीदा है। यदि ये ठीक से मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं इन पर अपना धन क्यों व्यर्थ करूं? और तुम इनके मालिक अभी बने नहीं हो। जब बन जाओ तो जैसे चाहे वैसे व्यवहार करना इनके साथ। मैं व्यापारी हूं और हर काम में सिर्फ अपना फायदा देखता हूं। मन्ना देव भी क्रोध में गरजते हुए बोला, व्यापारी मैं भी हूं, लेकिन साथ ही एक इंसान भी। ओहदे में मैं आज भी तुमसे ऊपर हूं, इसलिए एक हिसाब से तुम भी मेरे गुलाम हो। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अपने गुलामों को औषधि लगाओ और उन्हें खाना खिलाओ। अगर कल एक भी गुलाम के शरीर पर नया घाव दिखा तो भरे बाजार में तुम्हारी चमड़ी भी इसी कोड़े से उधेड़ दूंगा। यह सुनकर बद्री को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उसने एक बार फिर मन्ना देव से अपना कोड़ा छीनने का प्रयास किया, लेकिन मन्ना देव के मजबूत हाथों से कोड़े को छुड़ा नहीं पाया। तभी मन्ना देव ने कोड़े के पकड़े हुए सिरे को ही जोर का झटका दिया और अगले ही पल बद्री वहीं नीचे कीचड़ में गिर पड़ा। मन्ना देव उसे कीचड़ में गिरा देख मुस्कुराते हुए बोले, अब तो ज्ञात हो ही गया होगा कि कौन मालिक है और कौन गुलाम। ऐसा बोल उसने कोड़ा वहीं फेंक दिया और वहां से चला गया। उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई थी। बद्री को कीचड़ में गिरा देख लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बद्री का गुस्से से बुरा हाल था। उसका एक गुलाम उसे उठाने दौड़ा, लेकिन बद्री ने गुस्से में उसे लात मारी और बोला, गुलाम है, गुलाम की तरह ही रहे, मेरा रिश्तेदार बनने की कोशिश मत कर। ऐसा बोल वो खुद से उठा और एक नजर चारों ओर घुमाई। सब उसी को देख रहे थे। वो खुद को अपने गुलामों के बीच अपमानित महसूस कर रहा था। गुस्से में खींचते हुए बद्री खुद से बोला, मन्ना देव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज रात तुम्हारी अंतिम रात होगी। तुम्हारे एक छत्र साम्राज्य को आज मैं मिटा कर रहूंगा। ऐसा कहकर वो अपने गुलामों पर एक बार फिर कोड़े बरसाने लगा और वहां खड़े लोगों से चिल्लाकर बोला, यहां क्या नाटक हो रहा है? जाओ जाकर अपना काम करो। मन्ना देव और बद्री की लड़ाई की खबर उस नगर के पूरे बाजार में फैल गई थी। लोग आपस में बातें करते हुए मन्ना देव की तारीफ कर रहे थे। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि जो मन्ना देव कभी गुलामों को पैरों की जूती समझता था, आज उनके हक के लिए अपने ही आदमी के विरुद्ध चला गया। बाजार में घूमते हुए ये बातें चंद्रगुप्त और चाणक्य के कानों में भी पड़ी। कुछ लोगों को मन्ना देव का नाम लेते सुन चंद्रगुप्त उनके पास गया और पूछा, क्या आपने अभी मन्ना देव का नाम लिया? आप उन्हें जानते हैं? उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ, उनके चर्चे तो आज पूरे बाजार में हैं। मन्ना देव का नाम सुनकर चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई थी। उसने जब उस आदमी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उस आदमी ने चंद्रगुप्त को विस्तार से पूरी घटना कह सुनाई
और फिर बोला, आपको उनसे कुछ कार्य था? चंद्रगुप्त ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वापस लौट गया और चाणक्य को पूरी बात कह सुनाई। यह सुनकर चाणक्य के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। चाणक्य बोले, पिछली बार जब हम उससे मिले थे तो वो एक राक्षस था, लेकिन आज बाजार में उसके बारे में बातें सुन विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही मन्ना देव है। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या पता उनके साथ माई भी आई हो? चाणक्य ने मुस्कुराकर हां में सर हिला दिया। इधर राजहंस तक्षशिला पहुंच चुका था। रात्रि हो चुकी थी। वो अपने घोड़े को अस्तबल में बांध सीधा चाणक्य के कक्ष की तरफ बढ़ा। उसने देखा चाणक्य का कक्ष बाहर से बंद था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, आचार्य चाणक्य इस समय कहां जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तक्षशिला में नहीं है? किससे पूछूं? राजहंस विचार करने लगा कि चाणक्य के बारे में किससे पूछा जाए, क्योंकि अगर वो किसी और से चाणक्य के बारे में पूछता तो यह बात आचार्य गजानन तक पहुंच सकती थी और फिर उन्हें राजहंस पे संदेह हो सकता था। राजहंस ने विचार किया, अरे क्यों ना मैं सूरजमल से जाकर मिलूं, उसे तो पता ही होगा कि आचार्य कहां है। यह सोच वो सूरजमल से मिलने उसके आश्रम की तरफ चल दिया। वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि आचार्य गजानन की नजर उस पर पड़ गई, जो द्वार के पास ही टहल रहे थे। वो उसे चाणक्य के कक्ष की तरफ से आता देख अचंभित हो गए। गजानन मन ही मन बोले, राजहंस तक्षशिला पहुंच गया है? आश्चर्य, ये मुझसे मिलने के बजाय आचार्य चाणक्य के कक्ष की तरफ गया था। आखिर इसके मस्तिष्क में चल क्या रहा है? उन्होंने टहलने का नाटक करते हुए पीछे से आवाज दी, राजहंस। गजानन की आवाज सुन राजहंस थोड़ा सकपका गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गजानन खड़े थे। गजानन मुस्कुराते हुए बोले, तक्षशिला कब आए और मुझसे मिले बिना कहां चल दिए? राजहंस ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, आचार्य पास अभी आया हूं। वो क्या है कि मैं घोड़े को बांधकर उसे चारा देना भूल गया था, तो वहीं जा रहा था उसे चारा देने। वहां से सीधा आपसे मिलने आता, पर आप अभी मिल गए। गजानन उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। वो उसका मन टटोलने के लिए उसका हाल पूछते हुए बोले, पत्नी तो ठीक है ना तुम्हारी? राजहंस जैसे पत्नी वाली बात भूल ही गया था, तो उसने कहा, हाँ वो ठीक है। अब मगध में कुलपति का पत्र देने के बाद मैं सीधा उससे मिलने चला गया था। गजानन बोले, तो मालकेतु का पता? मेरा अर्थ है कि मालकेतु के विरुद्ध पत्र किसको दिया? राजहंस बोला, वो पत्र तो मैंने महामंत्री अमात्य को दे दिया था। अब उसके बाद उन्होंने मालकेतु के साथ क्या किया और क्या नहीं, वो मुझे ज्ञात नहीं। गजानन ने अगला प्रश्न किया, अमात्य का मेरे लिए कोई संदेश? राजहंस ने नामे सर हिला दिया। गजानन लगातार राजहंस के चेहरे को ही देख रहे थे। गजानन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजहंस के माथे पर पसीना उभर आया था, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा। गजानन ने उसकी मनोस्थिति भांप ली थी। फिर गजानन ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम सही सलामत वापस आ गए। जाओ, घोड़े को चारा देकर थोड़ा विश्राम करो, थक गए होंगे। राजहंस ने हाँ में सर हिलाया और हड़बड़ाहट में तुरंत वहां से चला गया। गजानन उसे जाते हुए देखते रहे और मन ही मन बोले, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि राजहंस कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि मालकेतु का स्पर्श करना सही था। लगता है अब मुझे इसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखनी होगी। इधर आचार्य गजानन से मुक्ति पाकर राजहंस की जान में जान आई। वो खुद से बोला, आज तो बच गया, वरना आचार्य को मुझ पर अवश्य संदेह हो जाता। फिलहाल के लिए मुझे सूरजमल से मिलने का विचार त्यागना ही होगा। राजहंस सूरजमल से मिलने का विचार त्याग कर अपने कक्ष की तरफ बढ़ चला, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आचार्य गजानन को उस पर शक हो चुका था। इधर मन्ना देव अपनी पत्नी के साथ एक सराय में ठहरा हुआ था। रात हो चुकी थी और वो दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। उसकी पत्नी ने किसी गुलाम से बाजार वाला किस्सा सुन लिया था और उसकी सच्चाई जानने हेतु जब उसने मन्ना देव से प्रश्न किया तो उन्होंने विस्तार पूर्वक उसे सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर मन्ना देव की पत्नी खुश होते हुए बोली,
आप में ये बदलाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। भला हो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का, जिनके कारण आपकी तो काया ही पलट गई। अपनी पत्नी की बात सुन मन्नादेव मुस्कुराने लगा। चाणक्य का स्मरण होते ही उसका सिर अपने आप ही उनके सम्मान में झुक गया। चंद्रगुप्त का स्मरण होते ही वो थोड़ा भावुक हो गया। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम सत्य कह रही हो। अगर आचार्य चाणक्य मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी ये सुकून नहीं मिल पाता जो मुझे अब मिलता है। और यदि चंद्रगुप्त ना होता तो आज तुम मेरे साथ नहीं होती। कितना समय हो गया उसे देखे हुए। उसकी पत्नी भी भावुक होकर बोली, हाँ, कितना समय हो गया है उसे देखे हुए। पता नहीं कहां होगा। मन्नादेव बोला, चिंता क्यों करती हो? वो आचार्य के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करके प्रसन्न ही होगा। यह सुन उसकी पत्नी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद दोनों सोने के लिए लेट गए। इधर आधी रात में बद्री अपने 4 आदमियों के साथ हाथ में तलवार लिए मन्नादेव को मारने के इरादे से उसके सराय के पास आ पहुंचा। मन्ना एक झोपड़ी नुमा सराय में रुका था। द्वार के ठीक पास आकर बद्री अपने आदमियों से फुसफुसाकर बोला, मैं भीतर जा रहा हूं और अपने इन्हीं हाथों से उस मन्ना को मौत के घाट उतार दूंगा। बस तुम लोग इतना ध्यान रखना कि उनकी मदद के लिए कोई गुलाम यहां ना आ जाए। उसके आदमियों ने सहमति में अपना सर हिलाया और चौकन्ने होकर द्वार पे खड़े हो गए। फिर बद्री ने इधर उधर देख सराय का द्वार धीमे से खोला और दबे पांव अंदर जाकर अपनी तलवार सीधा मन्ना देव की गर्दन पे रख दी और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, उठ मन्ना देव, उठ, देख तेरी मौत सामने खड़ी है। खुद को तो गुलामों का भगवान समझता है ना? आज तुझे असली भगवान के पास भेजता हूं। उसकी आवाज से मन्ना देव और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। उस झोपड़ी में खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। मन्ना देव की पत्नी ने उस रोशनी में बद्री का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल राक्षस लग रहा था। उसके मुख से चीख निकल गई। मन्ना देव उसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि बद्री ने तलवार बिल्कुल उसकी गर्दन से सटा रखी थी। मन्ना देव की पत्नी डर के मारे तुरंत बद्री के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगते हुए बोली, इन्हें छोड़ दो, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। इन्हें कुछ मत करना, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। उसने बद्री के पांव पकड़ लिए लेकिन बद्री ने उसे लात मारकर खुद से दूर ढकेल दिया। यह देख मन्ना देव का जैसे खून खौल उठा। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर तुम बच जाओगे? जैसे ही मेरे गुलामों को यह पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बद्री मुस्कुराते हुए बोला, तलवार तेरी गर्दन पे है और तुझे चिंता मेरी हो रही है। तुझे कोई नहीं बचाने आने वाला, समझा? तभी बद्री उसकी पत्नी की तरफ मुड़ा जो जमीन पे पड़ी अपनी पति की जान की जैसे भीख मांग रही थी। वो बोला, बात कर बहनों से खुद पे बड़ा व्यापारी होने का, तो आज तू गर्व से इसकी मौत देख और फिर अपनी भी। ये देख मन्ना देव चिल्लाया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मारो, मेरी पत्नी को जाने दो। हमारी दुश्मनी के बीच तुम उसे क्यों ला रहे हो? मन्ना देव की बात सुनकर बद्री अपनी योजना बदलते हुए बोला, तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो ठीक है, पहले मैं इसे ही खत्म करता हूं, फिर तुम्हारी बारी, ताकि इसे तुम्हारी मौत देखकर दुख ना हो। आखिर मालिक हो तुम मेरे, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। ये बोल वो तुरंत तलवार लेकर मन्ना की पत्नी की ओर बढ़ चला। तभी पीछे से मन्ना देव चिल्लाया, रुक जाओ बद्री। बद्री ने उसकी एक न सुनी और उसकी पत्नी को मारने के लिए अपनी तलवार हवा में उठा दी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक जोरदार लात पड़ी जिससे वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया और उसकी तलवार उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। मन्ना देव की पत्नी ने जब ऊपर देखा तो सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। चांद की रोशनी में उसके चेहरे का तेज और भी ज्यादा चमक रहा था। चंद्रगुप्त बोला, चिंता मत करो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा आ चुका है। चंद्रगुप्त को सामने देख मन्ना देव की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।
मन्ना देव भी चंद्रगुप्त को देख खुश हो उठा। उनका तो जैसे सपना साकार हो गया था। इसी बीच बद्री थोड़ा संभल के अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए बोला, निकम्मो, कहां मर गए सबके सब? कहा था किसी को भीतर मत आने देना, कहां हो? तभी चाणक्य ने भी कक्ष में प्रवेश किया और बद्री के सामने आकर बोला, क्यों व्यर्थ में चिल्लाकर अपना गला खराब कर रहे हो? चंद्रगुप्त तुम्हारे आदमियों को पहले ही मूर्छित कर चुका है। अपने आप को एक ब्राह्मण और एक बच्चे से घिरा देख बद्री हैरान रह गया, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। कुछ सोच वो मन्ना देव की पत्नी की ओर लपका। उसे ऐसा करते देख चंद्रगुप्त उन्हें बचाने के लिए उस ओर बढ़ा, लेकिन तभी बद्री फुर्ती से पलटा और तलवार उठा मन्ना देव पर चपटा और उसने मन्ना देव पर अपनी तलवार चला दी। ये देख मन्ना देव की पत्नी की चीख निकल गई। क्या मन्ना देव बद्री के हाथों मारा जाएगा या फिर चंद्रगुप्त बचा लेगा उन्हें? राजहंस का सत्य जानने के लिए क्या करेंगे आचार्य गजानन? आचार्य गजानन और चंद्रगुप्त की मन्ना देव से मुलाकात कहानी में क्या नया मोड़ लेकर आएगी, जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।